अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का आपकी बुक में जो इंट्रो दिया गया है, पहले आपको रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में बताया गया है। रैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिन्हें हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकें p ओवर q की फॉर्म में, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इनका जो डिनोमिनेटर है मींस q, जब हम कहते हैं डेफिनेशन में बताते हैं कि p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें और जो q है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मींस इनका डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। आपकी बुक में जो इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं वो है 3/5, ठीक है। हम कोई भी नंबर जो है रैशनल नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं, 7/2, 11/9, 3/4, ये सब नंबर्स जो हैं ये हैं रैशनल नंबर्स। इन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स ऑब्वियसली वो नंबर्स हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन या p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। जो p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सके या फिर उनमें कोई अंडर रूट इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम इरैशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल √5 है या √2 है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन नहीं बन सकेगी। लाइक आपकी बुक में एक और एग्जांपल है 3 इंटू √3/2, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास इन सब की जो है डेफिनेशन आपके पेज नंबर 2 पे मेंशन की हुई है। मैं जस्ट आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये होते क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स हैं जिन्हें हम जिनका जो डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर्स होते हैं। मींस के जो डेसिमल पार्ट है उसका कोई एंड होता है, कोई लास्ट डिजिट होता है। लाइक 2.34, 7.235, ऐसे नंबर्स जो हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। फाइनाइट नंबर्स और डिजिट्स in their decimal part, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स, फाइनाइट नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट में हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास और जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं रिक्योरिंग डेसिमल्स। रिक्योरिंग डेसिमल्स कैसे डेसिमल्स हैं जिनके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर्स और डिजिट्स इन देयर डेसिमल पार्ट। ये जो नंबर्स हैं इनफाइनाइट नंबर्स, ये कोई एक नंबर की भी रेपिटेशन हो सकती है या फिर
एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नंबर्स की भी रेपिटिशन हो सकती है, लाइक 2.333, 4.725, 725 मीन्स ग्रुप की भी रेपिटिशन हो सकती है और सिंगल नंबर की भी रेपिटिशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है डेफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स जो हैं, ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं, इसमें भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। ये भी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स हैं, ये इररेशनल नंबर्स को करते हैं रिप्रेजेंट। इररेशनल नंबर्स, और ये जो है ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल पार्ट जो है उसका ना तो एंड होता है और ना ही उसमें किसी एक नंबर की या ग्रुप ऑफ नंबर्स की रेपिटिशन होती है। ना ही इनमें रेपिटिशन होगी और ना ही ये इनका कोई एंड होगा। ऐसे नंबर्स को मींस ये ना ही टर्मिनेट करेंगे और ना ही ये रिक्योरिंग होंगे, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स कहते हैं। जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं पाई, लाइक सर्कल के फार्मूलाज में, सर्कल के एरियाज़ के या सर्कमफेरेंस के फार्मूलाज में जो हम पाई यूज़ करते हैं, दैट इज़ द रेशो ऑफ circumference of any circle to the length of diameter। ठीक है, ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल और लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल की रेशो है, जिसे हम पाई का नाम देते हैं, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स होते हैं। इसकी वैल्यू भी जो है ना ही उसमें किसी नंबर की या ग्रुप ऑफ नंबर्स की रेपिटिशन होती है और ना ही इनका कोई एंड होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस की। बाइनरी ऑपरेशंस कैसे ऑपरेशंस होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। बाइनरी मीन्स टू, ऐसे ऑपरेशंस जिनमें टू नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या वो टू वैल्यूज़ पर, टू सेट्स पर जो हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसे ऑपरेशंस को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, मीन्स अगर एक सेट ए है तो दूसरा सेट बी है, दोनों के एलिमेंट्स का जब हम उन पर कोई भी ऐसा ऑपरेशन करें जिनके लिए टू जो है सेट्स का होना ज़रूरी हो, लाजमी हो, तो ऐसे ऑपरेशंस को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। बाइनरी ऑपरेशंस, इनको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम स्टेरिक भी कहते हैं, एस्टेरिक। ठीक है, यहाँ पर मींस बाइनरी ऑपरेशन तो बहुत से हैं। एलसीएम भी लाइक हम टू नंबर्स का लेते हैं, ऐड टू नंबर्स को करते हैं, मल्टीप्लिकेशन टू नंबर्स की होती है, डिवीजन भी टू नंबर्स की होती है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस जो है ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। लेकिन आपके कोर्स में हमने जो ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करने हैं वो है एडिशन का ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाज को स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं एडिटिव लाज। एडिटिव लाज में फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है वो है क्लोयर लॉ। क्लोयर लॉ कौन सा लॉ है, मीन्स अगर ए और बी टू नंबर्स हैं
तो वो सेट ऑफ रियल नंबर से हैं। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा, एडिशन के जो एंड पे आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। अगर ए और बी रियल नंबर हैं तो रियल नंबर का जो ऐड करने से आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, डिजिट्स या वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिजिट्स की बात करेंगे। ए, बी एंड सी ये जनरल आपको फॉर्म्स दी गई हैं। ए, बी और सी जो हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं अगर हम इनको ऐड करें, ठीक है। ए प्लस बी को ऐड किया जाए बी प्लस सी के आंसर से, तो वो किसके इक्वल आएगा? अगर हम ब्रैकेट जो है इसको राइट हैंडेड ब्रैकेट को लेफ़्ट जो है उस पर कन्वर्ट करें, मींस फर्स्ट 2 वैल्यूज़ की जो है पहले ऐड करें और फिर उसको थर्ड वैल्यू में उसकी एडिशन करें, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करे और ज़ीरो जो है वो भी रियल नंबर का एलिमेंट हो, तो किसी भी जो डिजिट है लाइक ए में अगर हम ज़ीरो को ऐड करें तो, या फिर ज़ीरो में ए को ऐड करें, तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम नंबर मींस ए ही आएगा। तो हम ज़ीरो को जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर है, मींस ज़ीरो में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करें तो जो आंसर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर सेम आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। अगर ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और माइनस ए जो है वो भी रियल नंबर का एलिमेंट है, तो ए में माइनस ए को ऐड करें या फिर माइनस ए में ए को ऐड करने से आंसर जो है वो ज़ीरो आए, ठीक है। आंसर अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो हम जो सेकंड नंबर है मींस के ए का जो एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस ए है और माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स जो है वो ए है। सिर्फ जो है साइन चेंज करने से एडिटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाता है। मैग्नीट्यूड मींस नंबर हमारे पास सेम ही रहेगा और हम उसका साइन चेंज करके एडिशन कर दें तो वो नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो फॉर एडिटिव इन्वर्स चेंज साइन, मीन हमें साइन को चेंज करना है सिर्फ और ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो है आंसर ज़ीरो आ जाएगा। नंबर का साइन चेंज करके सेम नंबर में एडिशन करें और आंसर ज़ीरो आ जाए तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि ये फर्स्ट नंबर का जो है वो एडिटिव इन्वर्स था। दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स थे। मल्टीप्लिकेशन के लॉज देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी फर्स्ट लॉ जो है वो क्लोयर लॉ है। क्लोयर लॉ मींस मल्टीप्लिकेशन में जैसे एडिशन में ऐड करके जो आंसर आता था वो जो है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता हो, तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम केस है कि ए और बी जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। लाइक अगर ए का प्रोडक्ट बी के साथ लिया जाए या बी का प्रोडक्ट ए के साथ, तो वो भी रियल नंबर ही होगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। वही उसी तरह से 3 नंबर्स इन्वॉल्व करेंगे, तीनों जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ए का जो प्रोडक्ट है वो बी और सी के प्रोडक्ट के आंसर के साथ लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा? अगर हम ए और बी का पहले प्रोडक्ट ले लें देन उसका प्रोडक्ट सी के साथ ले लें तो दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? जैसे वहाँ पर ज़ीरो थी, एडिटिव आइडेंटिटी मीन ज़ीरो को ऐड करने से नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसी तरह एडिशन में जो मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी है वो है 1। मींस अगर ए को किसी भी नंबर को, ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और आपको पता है 1 भी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, अगर ए को मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ या 1 को मल्टीप्लाई किया जाए ए के साथ तो आंसर जो है वो ए आएगा, ठीक है। इसलिए हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से रियल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो डिफरेंस, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या है? अगर ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, इसकी कंडीशन है कि जो ए है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो और रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो जो 1/a है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता हो, तो a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/a हो जाएगा और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो a होगा। मींस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स जो हैं, सेम नंबर्स विद रेसिप्रोकल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है।
और आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाए, लाइक एडिशन में आंसर 0 के इक्वल आया था तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर 1 के इक्वल आ जाए, तो जो दोनों नंबर्स हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स टेक द रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर ए है तो ए का रेसिप्रोकल 1/a है, और अगर 1/a ही आपको गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो a होता है। तो ये दोनों जो हैं रेसिप्रोकल्स एक दूसरे के, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम जस्ट रेसिप्रोकल्स लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन में मींस ए का प्रोडक्ट बी से किसके इक्वल है, बी का प्रोडक्ट ए से। मींस इनकी जगह चेंज करने से पहले ए को लिख दें या बी को, तो इनके आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और इसी तरह एडिशन का जो है मल्टीप्लिकेटिव लॉ, उसमें ए को ऐड किया जाए बी में या बी को ऐड किया जाए ए में, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव लॉज जो हैं ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मींस दोनों का मिक्सचर आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। ए बी एंड सी जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। बी को ऐड किया जाए सी में और उसका आंसर का प्रोडक्ट ले लिया जाए ए के साथ, तो वो किसके इक्वल आएगा, अगर ए को सेपरेटली बी और सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसका सम लिया जाए, तो ये आंसर्स जो हैं दोनों साइड्स के, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। अगर ए जो है वो लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अगर राइट साइड पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक सी यहाँ पे राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है ऐड वाले आंसर के साथ, एडिशन के आंसर के साथ, तो इसे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो a प्लस बी को अगर इसको ऐड किया जाए तो इसके आंसर के साथ c को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, अगर a c के में ऐड किया जाए b c को, मीन c को सेपरेटली मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उनको ऐड किया जाए तो आंसर जो है वो इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की हुई हैं। अगर कोई ये आपके लिए नई बात होगी कि जो भी सेट है, अगर कोई सेट ऑफ नंबर्स है वो ये सब प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें होल्ड करती हैं, तो ऐसे सेट को हम फील्ड कहते हैं। ऐसे सेट को हम फील्ड का नाम देते हैं। और जो रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब जो हैं ये फील्ड हैं, मींस इन पे ये सब लॉज जो हैं ये होल्ड करते हैं, रैशनल नंबर्स पर, रियल नंबर्स पर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो पहले हम सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, जो लॉज अभी हमने डिस्कस किए हैं। 4 + 9 = 9 + 4। तो ये जो है ये आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा लॉ बन रहा है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ऐड हो रहे हैं 2 नंबर्स और दोनों का सम जो है वो इक्वल है, तो इसे हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, मीन हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि किस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है a + 1 + 3/4, और सिंपल हमने ब्रैकेट की जो है वो जगह चेंज की हुई है, a + 1 + 3/4। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो 3 डिजिट्स पर होती है वो होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम एडिशन की इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। थर्ड हमारा पार्ट है √3 + √5 + 7 √7, ठीक है। अगर ब्रैकेट की जस्ट वही बात है, सिंपल जगह चेंज करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये। नेक्स्ट हमारे पास 100 + 0 = 100, मीन किसी भी नंबर में 0 को ऐड किया जाए तो आंसर 0 ही आ जाए, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी, ये इक्वेशन जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और सेम आंसर आए, तो ये जो है क्वेश्चन ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं 1.1 के। 4.1 + -4.1 मीन्स जस्ट साइन चेंज किए गए हैं, तो ये क्या हो रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इन्वर्स है। आंसर जो है वो 0 आ रहा है, सेम नंबर को ऑपोजिट साइन के साथ ऐड किया जा रहा है, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। a - a वही सेम है, प्लस a को -a में ऐड किया जाए, आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी एडिटिव इन्वर्स है। √2 × √5
और इसकी जो प्लेसेस हैं, जगह है, वो एक्सचेंज कर दी गई है। √5 मल्टीप्लाई बाय √2, ये दोनों जो हैं वो इक्वल आ जाएं तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लाइक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास 3 डिजिट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, वही हमने जो बिल्कुल लास्ट वाला अपना लॉ पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो हमने एडिशन में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस दिया गया है, इसलिए ये कौन सा लॉ है? सिंपल मल्टीप्लिकेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है सेम वही लॉ है ये भी, तो बस जी जो है वो यहाँ पे ए जो था वो लेफ़्ट साइड पे था, और ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और ये भी लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह 3 नंबर्स हैं, और जस्ट ब्रैकेट की जगह जो है वो चेंज की जाए तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए हम इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास जो है अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया है, इसमें एडिशन भी होल्ड कर रही है और सब्ट्रैक्शन भी होल्ड कर रही है, तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो इसके नीचे 3 पार्ट्स हैं, ये हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी बतानी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। ये हमें एक सेट दिया गया है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0। मैं इस सेट को जी का नाम दे देती हूँ, जी = 0। ठीक है, अब अगर हम एडिशन में देखें, एडिशन के अकॉर्डिंग तो अगर इस एलिमेंट को क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी सेट के एलिमेंट को ऐड किया जाए तो जो आंसर है वो भी उस सेट के अंदर ही होल्ड करता हो। 0 को एक ही एलिमेंट है तो मैं इस एलिमेंट को इसकी सेल्फ एडिशन करूँगी, 0 + 0 = 0। तो ये 0 तो जो है ये सेट में होल्ड कर रहा है, तो मैं कहूँगी कि जी जो है वो पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई अगर करें, 0 × 0 = 0। ठीक है, तो ये जो है ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपने पूरा लिख देना है, क्लोजर होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने अपने पास से इसको कोई भी नाम दे सकती हूँ, मैं सबको जी का नाम ही दे देती हूँ। जी = जो सेट है ऑफ, उसमें 1 एलिमेंट है जो कि 1 है। अगर मैं 1 को ऐड करती हूँ 1 में, ठीक है, तो आंसर आएगा 2। तो 2 जो है वो इस सेट में होल्ड नहीं करता, इसका मतलब है कि डज़ नॉट पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने कंप्लीट कर लेना है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मैं जी को मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 के साथ, तो आंसर जो है वो भी 1 ही आ जाएगा। तो फिर मैं कहूँगी कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बट डज़ नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, जी पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो, उसमें 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 0 है एक एलिमेंट और एक है -1। अगर 0 को मैं, अब हमने इसमें सबको चेक करना है, सारे नंबर्स को, मीन जितने भी नंबर आ जाएंगे सेट में सबको हमने चेक करते जाना है। 0 + 0 = 0, ये तो होल्ड कर गया इसके अंदर। फिर हम करते हैं 0 को जब प्लस करेंगे -1 में तो आंसर आएगा -1, ये भी होल्ड करता है।
-1 को ऐड करें 0 में तो भी -1 आएगा, ये भी होल्ड करता है। अगर मैं -1 को -1 में ही ऐड कर रही हूँ, मीन्स प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाना है ना, तो इसका आंसर आएगा -2। तो ये सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो मैं कहूँगी कि डज़ नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखती हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +1। तो ये मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं फिर दोनों के लिए कहूँगी कि जो इनके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट पार्ट है 1 और -1 का। यहाँ हम इसको भी मैं जी का नाम दे देती हूँ। और एडिशन के लिए इसको देखें तो 1 + 1 इज़ इक्वल्स टू 2। ये तो यहाँ पे ये बता दिया इसने कि ये होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट तो करेंगे ही नहीं, यहाँ से कह देंगे कि डज़ नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। और अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपने लिख देना है फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो आंसर आया -1, ये भी होल्ड करता है। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये भी होल्ड करेगा। तो हम कहेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ठीक है, ये हमने आज एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो है वो प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छे से देख लेना है। अल्लाह हाफिज़।